नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इस यस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और इतिहास में आपके सामने दिख रहा है कि इतिहास में क्या पढ़ना होता है, कैसे सीक्वेंस में पढ़ाई होती है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा सिलेबस है और सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं इससे, ये आप सभी जानते हैं। तो इतिहास में कहाँ से कितने सवाल पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा, और जो नए हैं वो पूरा वीडियो देखिएगा। तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हमें इतिहास में कहाँ से क्या क्या पढ़ना है और कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि इतिहास में हमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक, ये तीन पढ़ने होते हैं और उसके बाद आज़ादी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पढ़नी होती हैं। ये समझो कि योजनाएं हैं और अन्य चीज़ें कुछ होती हैं जो हमें थोड़ा बहुत जानकारी रखनी होती है। अब जहाँ बात आती है कि ये इतिहास, ये आप समझे पीसीएस का पेपर हो, यूपीएससी का पेपर हो, क्लास 2, क्लास 1 या 3 लेवल की रेलवे की एग्ज़ाम हो या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो, इन सभी परीक्षाओं में सवाल 100% आते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास का सिलेबस सबसे बड़ा है। अब दूसरी बात करें कि सबसे ज़्यादा सवाल किस में से पूछे जाते हैं, तो हम नंबरिंग करके आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा सवाल पहले तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है नंबर 1 में इसे रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत के इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्राचीन को दूसरे नंबर में रखेंगे, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास से सवाल पूछे जाते हैं और आप कई पेपर देखे होंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, फिर इन्हीं में आप काउंट कर सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये सारे इतने सारे हैं कि जिनमें से सवाल किसी ना किसी पेपर में आपको मिलता ही मिलता है। इसलिए हमने प्राचीन भारत का इतिहास दूसरे नंबर पर रखा है, मतलब कि फर्स्ट नंबर पर आधुनिक भारत में से ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उसके बाद में प्राचीन भारत के इतिहास में से उससे कम पूछते हैं, और तीसरे नंबर पर हम रखेंगे मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास को इसलिए क्योंकि इसमें मुगल सल्तनत है, मराठा है, इनका पतन है, उन्हीं के समय में अंग्रेजों का आगमन भी होता है। ये सवालों में पूछा जाता है, तो वो कम पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं। और बाद में ये स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है। ज़्यादातर तो वो संविधान में हमें पढ़ना मिल जाता है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें ज़रूरी लगते हैं पढ़ना। तो शुरू करते हैं कि हमें भारत का जो इतिहास पढ़ना है तो किस तरह, पहले तो सिलेबस याद होना चाहिए हमें, कि कालक्रम के हिसाब से सीक्वेंस में हमें वो याद रहना चाहिए और उसी तरह हमारी पढ़ाई भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ हमने मेन टॉपिक रखे हैं जो सीक्वेंस में इसी तरह पढ़ाया भी जाएगा और यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, किसी भी तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं है। आपको ये वीडियो जब भी आएंगे आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, और जितने भी वीडियो आएंगे, कुछ वीडियो ऐसे होंगे कि जो फेस टू फेस होंगे, बहुत सारे वीडियो, कुछ वीडियो हम अलग से पेन टैब से या किसी तरह पढ़ाएंगे। वो आप अच्छी तरह से नोट्स बुक द्वारा तैयार किए गए होंगे, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं और उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, आपके पास जिनकी भी बुक्स हो, उन सब से मैच करके देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट में बेस्ट जितने भी टॉपिक हैं जिन्हों से सवाल बनते हैं 100%, वो आपके सामने यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि शुरुआत यहीं से करना होगा। तो पाषाण काल, सबसे पहले हम पाषाण काल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद में आगे जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिनका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं,
उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्योंकि उसमें सवाल पूछते ही पूछते हैं, एक सवाल तो कंफर्म है कि आता ही आता है, तो आपको इसमें से भी देखना है। वैदिक काल से भी सवाल कुछ ना कुछ बनते ही बनते हैं। अगर आप PCS लेवल के पेपर दे रहे हैं, किसी भी राज्य का हो, ठीक है, तो उसमें से सवाल पूछते ही हैं आप। फिर महाजनपद काल, आपको सभी को पता है महाजनपद काल का। और महाजनपद काल जो पढ़ना है, कुछ कुछ ऐसे होंगे टॉपिक जिन्हें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF शेयर करेंगे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यस एकेडमी सूरत नाम से है। धार्मिक आंदोलन, कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन है जो हमें पढ़ना जरूरी है। ऐसे तो जरूरी नहीं है कि प्राचीन में हम पढ़ सकें, लेकिन कुछ धार्मिक आंदोलन है जो शायद हमें पढ़ना पड़ जाए। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ये दोनों एक के बाद एक आते हैं और सवाल हमेशा बनते हैं। फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्तोत्तर काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, इनमें से सारों में से सवाल आते हैं। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, नए एस्पिरेंट हैं, या तो आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया है, तो एक रिवीजन की तरह भी ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें से बहुत सारे सवाल सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जितने भी चैप्टर देखेंगे उनमें से कहीं ना कहीं सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो हम उसमें कहीं टाइम पास ना करके हम सीधा आपको फैक्ट्स बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देते हैं मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो सल्तनत काल। सबसे पहले तो हम सल्तनत काल में जाएंगे। सल्तनत काल में 5 वंश हैं, जिसमें जितने भी वंश हैं हमें उन्हें सीक्वेंस में पढ़ना होता है, उसके बाद ही हम मुगल काल में पहुंच पाते हैं। तो ये सल्तनत काल के बारे में जानना होगा, जिसमें 5 वंश हैं। फिर मुगल सल्तनत बाबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर विजयनगर बहमनी जो दक्षिण भारत की ओर, ये मुगल सल्तनत के समय में और अंग्रेजों के आगमन के समय में, उसी समय में विजयनगर और बहमनी का दक्षिण भारत का विकास में देखना होगा हमें, क्योंकि सवाल पूछते हैं। फिर मराठा, क्योंकि अंग्रेजों के समय में ही मराठाओं ने, मुगल के समय में मराठाओं का जो वर्चस्व था वो दिल्ली तक पहुंच गए थे और इनके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर धार्मिक आंदोलन आते हैं कि इसी समय अंग्रेजों के समय में तो धार्मिक आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं। और लास्ट में देखते हैं कि जो पतन में क्या देखते हैं कि पतन में एक्चुअल में मुगल काल का खास करके पतन पूछा जाता है सवाल, क्योंकि मुगल काल जब शुरुआत होती है तो कह सकते हैं कि बाबर से लेके औरंगजेब तक तो हम 6 शासकों को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। 6 शासकों के बाद के जो सीक्वेंस है उससे हम पतन काल में काउंटिंग करते हैं और उन्हें हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो हम उसे भी एक चार्ट के हिसाब से पहले देखेंगे कौन कौन से राजा बने थे और उसे हमें याद करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ मध्यकालीन भारत के इतिहास से हमें जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, और ये हमने आपको एक टॉपिक रखा है। जैसे मुगल काल, तो मुगल काल कोई छोटा मोटा तो है नहीं, ठीक है। बाबर के आने से लेके 1526 से लेके वो अंत तक जाएगा, 1757 की क्रांति तक वो ले जाएगा। तो टॉपिक जरूर आपको दिख रहा है कि छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा डिटेल्स में है और उसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उसे विस्तार वाइज पूछेंगे और विस्तार वाइज हम बताएंगे भी आपको। और कुछ कुछ सवाल जैसे होंगे जो हम आपको कमेंट्स में लिखने के भी बताएंगे उस समय के हिसाब से। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आधुनिक में। तो देखिए दोस्तों, हम प्राचीन से शुरू करेंगे और कभी कभी बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आधुनिक भारत का इतिहास भी हम शुरू कर दिया जाए। ऐसे तो सीक्वेंस में पढ़ा जाता है, लेकिन प्राचीन से शुरू करते करते हम जाएंगे आधुनिक में। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि परीक्षाएं नज़दीक आने पर बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर आधुनिक भारत के इतिहास में से कुछ बताइए, कि जिससे वो हमें परीक्षाओं में ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सके। तो कुछ इसके टॉपिक भी हम शुरुआत कर देंगे। लेकिन आधुनिक भारत में जो सबसे ज़्यादा पढ़ने लायक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी में से मिलते हैं,
तो विदेशियों का आगमन मतलब अंग्रेजों का आगमन जो पुर्तगालीज से लेके शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना होगा कि शुरुआत में कौन आए और अंत तक कौन रहे, इससे लेकर सारी चीजें। फिर उन्होंने स्थापना कैसे की, मतलब साम्राज्य, अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य भारत में आके एक छोटा सा धंधा बिजनेस करने के उद्देश्य से आए थे और अपना साम्राज्य बना दिया यहाँ इतने सालों में। उनके बारे में देखेंगे। उनकी आर्थिक नीतियाँ जो थी, ये आर्थिक नीतियाँ कैसी थी, देश के हित में कितना था और उनके खुद के हित में कितना था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन, अब आधुनिक भारत के इतिहास में ही बात कर रहे हैं हम कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी बहुत सारे हुए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो भी शुरुआत की गई थी तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक और धार्मिक दोनों को ठेस पहुंच रही थी। तो इसके बारे में भी बहुत विस्तार से हम शुरू करेंगे। फिर सवाल पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। या आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि 1857 की क्रांति से बाद में क्या क्या शुरुआत हुई थी, और 1857 की क्रांति के पहले का भी इतिहास पूछते हैं। फिर स्वतंत्रता का संघर्ष, गांधी जी, जनजातीय और किसान, मतलब कि ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और गांधी जी द्वारा जो शुरू किया गया था स्वतंत्रता संग्राम, मतलब स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष शुरू किया गया था, ये सारी चीज़ें। उसमें गांधी जी के बारे में सवाल हमेशा आते हैं कि जब ये 1915 में भारत आए थे तब से लेके इन्होंने आज़ादी तक में क्या क्या किया, कौन कौन से आंदोलन किए, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता का संघर्ष के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे पेपरों में सिलेबस में लिखा होता है कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी पूछा जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिर सीक्वेंस में जितने गवर्नर जनरल और वाइसराय, जितने भी गवर्नर जनरल आए हैं, फिर गवर्नर आए हैं, फिर गवर्नर जनरल बने हैं, और 1857 के बाद वो वाइसराय की पदवी मिली है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस में ईयर वाइज पढ़नी होगी, क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल और वाइसराय में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारे सवाल जो पूछे जाते हैं हमेशा हमें याद रखना होता है। और इतिहास ऐसा चीज़ है, अभी बताते हैं आगे, फिर बाद में कुछ इसके ऊपर से टॉपिक होगा। स्वतंत्रता के बाद के लिए कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम चर्चा करेंगे लास्ट में। अब बात करते हैं कि इतिहास इतना बड़ा है कि आप सोचें कि एक वन लाइनर बुक्स लेके हम वो ऐसा रट्टा लगा लें या याद कर लें और याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि कम से कम हम आपको बताएं कि 70% तो आपको, 60 to 70% आपको फैक्चुअल नॉलेज, मतलब उसका परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। 30% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप वन लाइनर में ले सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं कुछ, क्योंकि 100 में से 100% वन लाइनर में आप याद करके रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतिहास ऐसी चीज़ है कि हमें उसे एक हो गया है स्टोरी की तरह सीक्वेंस में बैठा के पढ़ना होता है, और तब जाके हम उसके लिए याद कर सकते हैं। तो आप 70% तो आपको ये परफेक्ट पढ़ना होगा, और बाद में उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे 30% में हम रख सकते हैं अलग से, कि जिन्हें हम वन लाइनर के तौर पर याद कर सकते हैं, डेली उन्हें सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 30% और 70% का रेशियो याद रखिएगा कि 70% हमें पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना पूरा ही पूरा है, लेकिन 70% आपका याद रहेगा, और 30% ऐसा होता है, 30 to 35%, कि जिसे हमें याद करना है, या फिर बोलते हैं उसे सीधी भाषा में रट्टा लगाना है, सीक्वेंस। क्योंकि आज अगर आपने इतिहास पढ़ लिया, एक फटाफट पढ़ लिया वन लाइनर, तो शायद कल या परसों भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसे डिटेल्स में पढ़ाई की है तो इतना बता दें कि 70% और कुछ टॉपिक तो 100% याद रहते हैं, ठीक है। तो 70 और 30 का रेशियो याद रखिएगा। तो दोस्तों, इतिहास की शुरुआत का ये पहला लेक्चर है जो क्या पढ़ना है, हमें किस तरह पढ़ना है, कौन से सब में से क्या पढ़ना होगा सीक्वेंस में,
वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत सारे दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा कि उन्हें इतिहास के बारे में पता चले कि उन्हें इतिहास में मेन जो टॉपिक्स हैं, ये जो मेन्स टॉपिक हैं, इन्हें किस तरह पढ़ाई करनी है, सीक्वेंस में कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द वीडियो शुरू होंगे तो आप उसे देख सकें। नमस्कार।